क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? इस सब की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी अपने गांव के ओटले पर। बुजुर्ग मोहन भाई खाट पर बैठे थे, हालांकि वे बूढ़े हो चुके थे। फिर भी उनमें काफी उत्साह दिखाई दे रहा था, क्योंकि वे एक किसान थे और आज तक उन्होंने अपनी खेती नहीं रोकी थी। सूरज की आखिरी किरणें उनके चेहरे पर झुर्रियों की तरह पड़ रही थीं, मानो समय खुद वहां आकर रुक गया हो। उनके हाथ में चाय का प्याला था, जो अब ठंडा हो चुका था, लेकिन नजर सड़क पर अटकी हुई थी। कोई तो आएगा, कोई तो वापस लौटेगा। मोहन भाई ने हर पिता की तरह अपने बेटे के लिए ढेरों सपने देखे थे। खेती करके उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए शहर भेजा था, ताकि वह गांव के दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा बने और अपनी शिक्षा से गांव में कृषि का तकनीकी विकास करे। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता तो क्या कहने। बस वैसा ही मोहन भाई के साथ हुआ। उनके सारे सपने उस वक्त चूर चूर हो गए जब उनके बेटे रोहन को नौकरी मिलते ही अपनी सहकर्मी प्रिया से शादी कर ली, और फिर वह कभी गांव लौटा ही नहीं, न कुछ कहा न खबर दी। इसी तरह मोहन भाई और उनकी पत्नी शांताबेन बेटे की राह देखते देखते शांताबेन एक लंबी बीमारी से दुनिया को अलविदा कह गईं, लेकिन उनका बेटा कभी वापस नहीं आया। उस दिन मोहन भाई पूरी तरह टूट गए थे। वे आज तक पत्नी की याद और बेटे के लौटने की आस में जी रहे थे। तभी अचानक सड़क पर एक एसयूवी रुकी, चमचमाती नई कार, लेकिन उसमें से उतरा चेहरा बहुत पुराना था। उनका बेटा रोहन पूरे 15 साल बाद अपनी पत्नी प्रिया के साथ। प्रिया फैशनेबल साड़ी में फोन पर किसी से कह रही थी, हाँ, गांव पहुंच गए, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मोहन भाई के हाथ से प्याला गिर गया। वे कांपते कदमों से खाट से उठे और दरवाजे की ओर देखा। रोहन, उनकी आवाज कांप रही थी। रोहन हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। पिताजी। मोहन भाई की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ थी। 15 साल बाद पिता की याद आए। रोहन की नजर झुक गई, मानो शर्म से पानी पानी हो गया हो। पिताजी, काम, जिम्मेदारियां, जिंदगी की भागदौड़ में समय ही नहीं मिला। मोहन भाई के गले से कड़वा सच निकला। समय नहीं मिला, लेकिन पैसा कमाने का, घूमने फिरने का, शादी समारोहों में जाने का, वो सब समय मिल गया। बेटा, तेरी माँ तेरी राह में मर गई, हर त्योहार पर कहती थी। रोहन, इस बार जरूर आएगा, लेकिन तू नहीं आया, और अब जब वह चली गई तब तुम लोग आए हो। अब यहाँ क्या लेने आए हो? ये सब सुनकर रोहन हैरानी से बोला, क्या कहा माँ? अब नहीं रही। मोहन भाई ने कहा, तू नालायक, तेरी माँ का नाम भी न ले। याद कर, जब उसे तेरी जरूरत थी तब तू मिलने भी नहीं आया। अब आकर उसका अपमान न कर। तब प्रिया ने माहौल संभालने की कोशिश की। पिताजी, अब पुराने घाव न खोदो। माँ को भी ये सब पसंद नहीं आएगा। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपको अपने साथ ले जाएं। शहर में रहिए, आराम से। इस बड़ी ई वाला कमरा मिलेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। हमें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए माफी मांगकर आपको साथ ले जाने आए हैं। मोहन भाई की आंखें अचानक लाल हो गईं। आराम? मेरी शांता का फोटो तक तुमने अपने घर में लगाने की कोशिश नहीं की, और अब मुझे आराम देने आए हो? प्रिया की आंखों में थोड़ा पानी आया। सच्चा था या नकली, कोई नहीं जान सका। पिताजी, वो सब पुरानी बातें हैं। अब हम सब साथ रहेंगे। रोहन भी कहता है कि अब वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। रोहन, जो अब तक चुप था, टूट पड़ा। सॉरी पिताजी। वह घुटनों पर बैठ गया। माँ के जाने की खबर भी नहीं दे सका। मैं निकम्मा बेटा निकला, मुझे माफ कर दो। मोहन भाई ने उनका चेहरा अपने झुर्रियों वाले हाथों से ऊपर उठाया। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन दिल में वो दर्द आज भी जिंदा है। तेरी माँ रोज खिड़की के पास बैठकर तेरी राह देखती थी। कभी तेरे बचपन का फोटो हाथ में लेकर सो जाती। तू क्यों नहीं आया उसे मिलने? रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। प्रिया भी पास आ गई, आंखों में बनावटी आंसू लाकर बोली, पिताजी,
अब हम सब एक हैं, चलिए हमारे साथ, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मोहन भाई के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। नहीं बेटा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। बेटे का चेहरा देख लिया, मैं तो इससे ही बहुत खुश हूँ, लेकिन ये घर मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरा सर्वस्व है। लेकिन उनके मन में एक अजीब शक था। बेटा इतने सालों में फोन पर भी ठीक से बात नहीं करता था, और आज अचानक पत्नी सहित घर पहुंच गया। कुछ तो बात थी। प्रिया ने अपनी मुख्य बात शुरू की, जैसे कोई डॉक्टर मीठी आवाज में कड़वी दवा पिलाता हो। देखिए पिताजी, आपका पोता विदेश में पढ़ रहा है, खर्च बहुत बढ़ गया है। फीस, रहना सहना, सब आप भी जानते हैं। रोहन की आधी सैलरी तो लोन में चली जाती है। सोचा कि क्यों न ये गांव का घर बेच दें। आप अकेले हैं तो हम सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ ही रहें। यहाँ आपको भी काफी तकलीफें होती होंगी, शहर में आराम से रहिए। उनकी आवाज में मिठास थी, लेकिन बात का जहर साफ झलक रहा था। मोहन भाई ने एक पल के लिए झुकी नजर ऊपर उठाई। तो बहू, तू सब बातें करके यही कहना चाहती है कि मैं ये घर बेच दूं, ठीक ना? प्रिया ने जल्दी से कहा। हाँ बिल्कुल पिताजी। मोहन भाई के चेहरे के हाव भाव कठोर हो गए। तेरे को पता भी है बहू, ये घर तेरी सास का सर्वस्व था, हर ईंट में उसका हंसी बसती है। बहू को शायद याद न हो, लेकिन तुझे तो याद है न रोहन, जब तू छोटा था तेरी माँ ने अपने हाथों से यह घर सजाया था। आखिर तुम दोनों ये घर बेचने की बात कैसे कर सकते हो? उसने दीवारों पर खुद रंग लगाया था। क्या तुम लोग इस मेहनत को महसूस कर सकते हो? वे अपने बेटे को तीखी नजर से देखकर बोले, तेरे को पता है, तेरी माँ तेरी यादों में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई। तेरे को कोई एहसास है? रोहन की आंखें झुक गईं, लेकिन प्रिया की आंखों में कोई कोमलता नहीं आई। वह तुरंत बोली, पिताजी भावुक न बनो, समय बदल गया है। गांव में रहकर अब क्या होगा? शहर में आपकी देखभाल भी हो जाएगी और यश का पढ़ाई भी चलती रहेगी। आखिर हमारा भी कुछ सोचो। मोहन भाई ने गहरी सांस ली। उन्होंने देखा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खेती में पसीना बहाया, वह अब उनकी आंखों में सीधा देख भी नहीं पाता। उनका गला भर आया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोले, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो कर लो, जो सही लगे। उनका स्वर टूटा हुआ था। वे उठे और धीरे धीरे आंगन की ओर चले गए, जहां दीवार पर उनकी पत्नी की पुरानी तस्वीर टंगी थी। उन्होंने तस्वीर की ओर देखा, हाथ जोड़े और बुदबुदाए, शांता, आज तेरा घर भी चला जाएगा, लेकिन क्या करें, बेटों की दुनिया अब पैसों से चलती है, रिश्तों से नहीं। तब बाहर से प्रिया की आवाज आई, पिताजी, घर के कागजात कहाँ रखे हैं? मोहन भाई दर्द भरी मुस्कान के साथ धीरे बोले, कागजात वही हैं जहां मेरी यादें दबी हैं, अलमारी के नीचे पुरानी पेटी में। सावधानी से ले जाना, कहीं तुम्हें भी बेचने की नौबत न आ जाए। ये सुनकर रोहन का दिल कांप उठा, लेकिन प्रिया ने उसका हाथ दबाया। चल, देर हो रही है, काम की बात पर इमोशनल मत बन। मोहन भाई ने उन्हें कुछ पल देखा, फिर पत्नी की तस्वीर पर नजर डाली और धीरे बोले, शांता, तेरे बेटे को लौटने में बहुत देर लगी, लेकिन लगता है समय ने भी उसे माफ कर दिया है। चल, अब उसके साथ चलते हैं, शायद वहां तेरा नाम फिर कोई ले ले। उन्होंने अलमारी से पुरानी बैग निकाली, एक मफलर, 2 जोड़ी कपड़े और पत्नी की तस्वीर रखी बाहर। रोहन उनका हाथ पकड़कर खड़ा था। कार की ओर जाते हुए उनकी आंखें फिर नम हो गईं। मोहन भाई ने पलटकर घर देखा, दीवारें मानो कह रही हों, अब तू भी जा रहा है मालिक। कार स्टार्ट हुई और पुराने घर की खिड़कियों से हवा में धूल उड़ी, मानो किसी ने बीते सालों का हिसाब धीरे से हवा में उड़ा दिया हो। कार गांव की कच्ची सड़क छोड़कर हाईवे पर दौड़ रही थी। मोहन भाई की आंखें खिड़की से बाहर खेतों पर अटकी थीं। हर पेड़, हर मोड़ उन्हें बीते सालों की याद दिला रहा था। शांता, देखना, शायद रोहन बदल गया है।
उन्होंने मन ही मन कहा और गहरी सांस ली। दूसरी ओर प्रिया अपने मोबाइल पर धीरे धीरे किसी से बात कर रही थी। हाँ पंडित जी, सारे कागजात तैयार रखिए, बस 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कोई अपनापन नहीं था। रोहन ड्राइव करते हुए बोला, पिताजी, एक काम पहले कर लेते हैं, शहर जाते वक्त बैंक और घर के कागजात ट्रांसफर करवा देते हैं। आप भी तो कहते थे कि सब बच्चों के नाम कर देना चाहिए, कहीं कल कुछ हो गया तो झंझट न हो। मोहन भाई ने उसे देखा। हाँ बेटा, ठीक है, तेरे भरोसे तो सब है। उनके स्वर में अपना ही था, वो भरोसा जो उन्होंने जिंदगी भर रिश्तों में रखा था। थोड़ी देर बाद कार रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर रुकी। रोहन ने पिताजी के लिए दरवाजा खोला। चलो पिताजी, बस थोड़ा सहयोग करना है। अंदर जाते ही प्रिया ने जल्दी से क्लर्क से फाइलें लीं। यहाँ साइन करो पिताजी, बस औपचारिकता है। नाम ट्रांसफर करने की। मोहन भाई ने बिना कुछ पूछे साइन कर दिया, कांपती उंगलियां, धुंधली आंखें और विश्वास से भरा दिल। जब क्लर्क ने फाइल बंद की, प्रिया के चेहरे पर चमक आ गई। अब सब काम हो गया, चलो पिताजी, अब सीधे शहर चलते हैं। कार फिर चली, पीछे गांव का घर, दीवारें और ओटले की खाट धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। मोहन भाई ने पीछे मुड़कर देखा। शांता, अब तेरा घर भी चला गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पता नहीं था कि जिस बेटे के कंधे पर सिर रखकर वे शांति ढूंढ रहे थे, वही बेटा उनकी जिंदगी भर की कमाई पर साइन करवाकर ले जा रहा था। प्रिया सिर टिकाते हुए हंसकर बोली, अब सब आसान हो जाएगा रोहन, बस 1 हफ्ते में बेंगलोर निकल जाएंगे। रोहन ने धीरे सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में भी एक छोटी सी टीस उठी। पिताजी के भरोसे के साथ खेल रहे हैं, लेकिन शायद यही समय की मांग है। और कार शहर की ओर दौड़ रही थी। शहर की हवा गांव से बिल्कुल अलग थी, न धूल न शोर, लेकिन फिर भी कुछ घुटन सी थी। मोहन भाई कार से उतरते हुए चारों तरफ देखा। अरे बेटा, तुम्हारा ये नया घर तो बहुत बड़ा है। उनके स्वर में गर्व था, एक पिता की खुशी जो बेटे की तरक्की देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। प्रिया हंसकर बोली, हाँ पिताजी, अब आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। आराम से बातें मीठी थीं, लेकिन चेहरे की मुस्कान में वो अपनापन नहीं था जो एक बहू की आंखों में ससुर के लिए होना चाहिए। अंदर जाते ही मोहन भाई ने देखा, घर की दीवारें सजी हुई थीं, लेकिन कोने कोने में अजीब ठंडक थी, कहीं अपनेपन की गर्माहट नहीं थी। शहर आए अभी 3 हफ्ते ही हुए थे। मोहन भाई सोचते थे कि बेटा साथ है, बहू है, तो बुढ़ापा शांति से कट जाएगा। लेकिन सुबह वे हंसते चेहरे से उठते, रसोई के दरवाजे से झांकते, प्रिया बेटा, आज मेरे लिए पराठे बना दे। जवाब हर बार ठंडे स्वर में मिलता, नहीं पिताजी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। पहले दिन सोचा चलो काम का बोझ होगा, दूसरे दिन सोचा शहर की जिंदगी ऐसी ही है। तीसरे दिन के बाद उन्होंने सोचना छोड़ दिया। अब प्रिया सुबह सुबह उठती, झटपट तैयार होती, रसोई में मशीन की तरह घूमती और सिर्फ रोहन के लिए टिफिन पैक करती। मोहन भाई डाइनिंग टेबल के कोने में बैठे रहते, उन्हें बस 1 कप चाय मिलती, वो भी बिना पूछे। कभी बोलते, बेटा मेरे लिए थोड़ा हल्का दूध डाल दे। जवाब मिलता, पिताजी आपको इतनी तकलीफ है तो दूध खुद गर्म कर लो, मुझे मीटिंग है, देर हो रही है। धीरे धीरे घर में बातचीत कम होती गई। शाम को जब दोनों लौटते, दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मोहन भाई उम्मीद से उठते, शायद आज पूछेंगे, पिताजी आपने खाना खाया? लेकिन प्रिया और रोहन सीधे अपने कमरे में चले जाते। दरवाजा बंद, बड़ी ई चालू, और घंटों उनकी बातों की आवाजें आती रहती। रोहन भी ऑफिस के थकान का बहाना बनाकर टीवी चला लेता और बिना कुछ बोले सोफे पर लेट जाता। मोहन भाई वहीं बैठे रहते, अधूरी थाली, ठंडा खाना और आंखों में जलती प्यास। अब वे कम बोलने लगे थे,
दिन का ज्यादातर समय खिड़की के पास बैठकर बिताते, जहां से आकाश दिखता था, लेकिन अब उसमें भी रंग नहीं थे। एक दिन प्रिया की सहेली घर आई। उसने हंसकर कहा, अरे वाह, तेरे ससुर अभी भी बहुत एक्टिव लगते हैं। प्रिया हंसकर बोली, अरे छोड़ न यार, बस दिन भर टीवी देखते रहते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ओल्ड एज होम भेज दूं। मोहन भाई अंदर से टूट गए। उन्होंने सुना, दिल से महसूस किया, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपने कमरे में चले गए। जब बहू देर रात तक बाहर रहती और वे कुछ बोल देते तो वह गुस्सा हो जाती। आप मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, बेटे से कहते तो वह जवाब देता, पिताजी, आपको हमें परेशान करने के सिवा कुछ काम नहीं है क्या? इससे वे पूरी तरह चुप हो गए। उनका खाना पीना कोई नहीं पूछता था। फिर कुछ दिन बाद वे बीमार पड़ गए। कमजोरी, बुखार, भूख न लगना। डॉक्टर ने कहा, इनका थोड़ा ध्यान रखिए, समय पर खाना दीजिए। प्रिया ने सिर हिलाया, जी डॉक्टर, लेकिन घर लौटकर बुदबुदाई, अब क्या मुझे नर्स बनना पड़ेगा? ऑफिस का काम, घर का काम, और अब ससुर की सेवा भी। वह उनके कमरे में गई। मोहन भाई करवट बदलकर लेटे थे, पसीने से तर। प्रिया ने ग्लास जोर से टेबल पर रखा, लो, दवा खा लो, सब कुछ मेरे पर छोड़ दिया है। मोहन भाई ने कांपते हाथ से ग्लास उठाया। बेटा, थोड़ा गर्म पानी दे दे। प्रिया गुस्से में बोली, हर बार नखरे खुद कर लो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। वह कमरे से निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो आवाज मानो मोहन भाई की छाती में गूंज रही हो। रात को रोहन लौटा तो देखा मोहन भाई बिस्तर पर बैठकर खांस रहे थे। दवा की शीशी खुली पड़ी थी। पिताजी, आपने दवा नहीं खाए, खाना भी नहीं खाया? मन नहीं था बेटा। रोहन चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, पिताजी, परेशान न हो, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मोहन भाई बस मुस्कुरा दिए, सब ठीक बेटा, अब उम्र ऐसी नहीं कि सब ठीक हो जाए। अब जो टूटा है वो भरोसा है। अगले दिन जब प्रिया और रोहन ऑफिस जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े मोहन भाई ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, शाम को लौटो तो थोड़ा मेरे साथ बैठना, बहुत दिन हो गए किसी से बात नहीं की। प्रिया बिना पीछे मुड़े बोली, मुझे देर हो रही है पिताजी, शाम को देखेंगे। कार के शोर में उनकी आवाज गुम हो गई। उस रात मोहन भाई खिड़की के पास बैठकर आकाश देख रहे थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके दिल में उससे गहरी ठंडक उतर चुकी थी। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, शांता, तेरे जाने के बाद लगता था कि बेटा सहारा बनेगा, लेकिन अब समझ आया कि बुढ़ापा शरीर का नहीं, अपनों की बेरुखी का नाम है। दिन बीतते गए। मोहन भाई की तबीयत और बिगड़ती गई। खाना नहीं लगता, नींद गायब, शरीर कमजोर। सुबह से शाम तक वे खिड़की के पास बैठे रहते। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। एक दिन मोहन भाई ने धीरे कहा, बेटा, अगर ऑफिस से छुट्टी मिल जाए तो डॉक्टर के पास ले चल, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया गुस्से से बोली, हर रोज कुछ न कुछ हो जाता है, आपको इतना टाइम किसके पास है? पिताजी, मोहन भाई चुप हो गए, सिर झुका लिया और खांसते खांसते बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। प्रिया खड़खड़ाकर हंस पड़ी, आप अकेले बाहर जाएंगे? 2 कदम चलते हैं तो सांस फूल जाती है, बस नाटक बंद करो। शाम को रोहन लौटा तो प्रिया गुस्से में थी, देखो रोहन, अब ये नहीं चलेगा। सुबह से रात तक मैं ऑफिस में सिर खपाती हूँ और घर आकर इनकी नौकरानी बनूं, कितना सहूं मैं ये सब? रोहन थक चुका था। उसने न पिता की बात सुनी न पत्नी को समझाया, बस चुपचाप बोला, जो तुझे सही लगे वो कर ले। प्रिया ने फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने ओल्ड एज होम का नंबर लिया। हाँ, हमें एक जगह चाहिए। जी हाँ, बुजुर्ग हैं, खुद संभाल नहीं पाते। फोन रखते ही बोली, बस कल सुबह 10 बजे का टाइम मिल गया। मोहन भाई उस वक्त कमरे में थे। उन्होंने सब सुन लिया। दिल मानो छाती में ठहर गया, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, बेटा,
कौन जा रहा है वहाँ? प्रिया ठंडे स्वर में बोली। आप पिताजी, अब मैं आपको संभाल नहीं सकती। न समय है, न ताकत। वहाँ आपके जैसे बहुत लोग हैं, आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोहन भाई की आंखें भर आईं। बेटा, क्या मैं बोझ बन गया हूँ? प्रिया बिना आंखें मिलाए बोली। बोझ नहीं पिताजी, जिम्मेदारी है, और मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। अगले दिन जब कार ओल्ड एज होम के गेट के सामने रुकी, मोहन भाई ने खिड़की से बाहर देखा। एक बड़ा बोर्ड था, स्नेह निवास, वडीलों का घर। उनकी आंखें नम थीं, हाथ कांप रहे थे। प्रिया ने कार का दरवाजा खोला। चलो पिताजी, यहाँ आपको सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर, दवा, खाना। यहाँ कोई हमेशा आपकी सेवा के लिए रहेगा? मोहन भाई ने पूछा। और बेटा रोहन? प्रिया बोली। उसे ऑफिस जाना है पिताजी, ये लोग आपका ध्यान रखेंगे। वह कार में बैठी और बिना पीछे मुड़े चली गई। सिर्फ धूल उड़ती रही और गेट पर खड़े मोहन भाई, जो अब किसी की प्रतीक्षा में नहीं थे, अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आए। पहली बार आए हो? डरो मत, यहाँ सब इसी हाल में आए हैं, जिन्होंने अपने को छोड़ दिया है। मोहन भाई की आंखों से आंसू टपक पड़े। धीरे बोले, कभी सोचा नहीं था कि घर बनाते बनाते एक दिन घर ही पराया हो जाएगा। ओल्ड एज होम की 4 दीवारों में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन मोहन भाई सब समझ गए थे। जिंदगी ने उन्हें धोखा नहीं दिया, लोगों ने दिया था। हर रात वे अपने बिस्तर पर लेटे छत देखते और सोचते, मेरा अपना घर अब किसी और का कैसे हो गया? जिस घर की नींव में मैंने पसीने के साथ सपने भी बोए थे, वह आज किसी और के नाम पर दर्ज है। एक शाम जब सब लोग आंगन में चाय पी रहे थे, मोहन भाई धीरे बोले, मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। ईमानदारी, मेहनत, इज्जत से जीना। लेकिन मेरे बेटे बहू ने जो सिखाया, वह शायद किसी किताब में न मिले। वे रुके, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा हुआ कि शांता बेटे का ये रूप देखने से पहले चली गई, वरना वह नजर उठाकर भी न देख पाती। वे उठे, खिड़की के पास जाकर आकाश देखा। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसके रंग अब इतने काले नहीं लग रहे थे। दिन बीतते गए। पहले जो मोहन भाई कोने में बैठे रहते थे, अब धीरे धीरे सबके साथ बात करने लगे। यहाँ दूसरे बुजुर्ग भी थे, कोई बहू के तानों से टूटा, कोई बेटे की बेरुखी से। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हंसते, गाते और दूसरों को हिम्मत देते। वे कहते, यहाँ आने के बाद हम मरे नहीं, बस जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया है। धीरे धीरे वही जोश मोहन भाई में भी लौटने लगा। सुबह उठकर बगीचे में पौधों को पानी देते, कभी पुराने गीत गाते। एक दिन मैनेजर ने कहा, मोहन भाई, आप पहले से बहुत अच्छे लग रहे हैं। वे हंसकर बोले, हाँ, अब समझ गया हूँ कि दूसरों के भरोसे जीने लगो तो जिंदगी भीख बन जाती है। अब मैं खुद जीना सीख रहा हूँ। अब उनका चेहरा बदल गया था, आंखों का थकान गायब, चाल में ठहराव और दिल में नई रोशनी। जो कभी दूसरों की छाया में जीते थे, अब खुद के लिए सूरज ढूंढने लगे थे। मोहन भाई उनमें से नहीं थे जो हार मान लें। जिंदगी ने उन्हें हिलाया था, तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वे मिट्टी के बने इंसान थे। गिरते जरूर थे, लेकिन हर बार और मजबूत होकर उठते थे। अब वे अकेले नहीं थे, यहाँ उन्हें कई चेहरे मिले, हर चेहरे पर अधूरी उम्मीद, टूटा हंसी और आंखों में एक सवाल। लेकिन कहते हैं ना, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब समय सिखा देता है कि जिंदगी किसी के सहारे नहीं, हिम्मत के सहारे चलती है। मोहन भाई ने धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना ली। उनका स्नेह, व्यवहार और जीवन का अनुभव सबको नया जोश देने लगा। एक दिन सबको आंगन में इकट्ठा करके बोले, हम सबने अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन खुद को उन पर निर्भर क्यों कर दिया? अब हम अपनी योग्यता, अपनी पहचान से एक नई शुरुआत करें। पहले तो सबको उनकी बात असंभव लगी, लेकिन जब इरादा पक्का हो तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। मोहन भाई ने अपने पुराने कृषि ज्ञान का इस्तेमाल करके आश्रम की खाली जमीन पर खेती शुरू की। धीरे धीरे
मिट्टी में फिर हरितिमा लौट आए। पास की कृषि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उनकी मेहनत देखी और रिसर्च में मदद शुरू की। बदले में उन्होंने बुजुर्गों को ऑर्गेनिक खेती की नई विधियां सिखाईं। अब सब एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। कोई बीज बोता, कोई पानी देता, कोई पौधों से बातें करता। जहां कभी आंसुओं की गवाही थी, वहां अब हंसी, गीत और मिट्टी की खुशबू भर गई। मोहन भाई ने एक दिन सबको बुलाकर कहा, आज से इस जगह को वृद्धाश्रम नहीं कहेंगे, अब हम इसे नई राह कहेंगे। क्योंकि ये सिर्फ रहने की जगह नहीं, जीने की नई शुरुआत है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आंगन गूंज उठा। जो कभी टूटे परछाई थे, आज अपने जीवन की रोशनी खुद बन चुके थे। कई महीनों बाद एक शाम प्रिया अपने कमरे में फोन स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी। मोहन भाई शर्मा, नई राह संस्था के संस्थापक को मिला राष्ट्रीय सम्मान। फोटो में मोहन भाई सफेद कुर्ता पायजामा में मंच पर खड़े थे। चेहरे पर वही सहज मुस्कान जो प्रिया ने कभी नजरअंदाज कर दी थी। पीछे बैनर पर लिखा था, स्वावलंबी वडीलों का प्रेरणा स्रोत। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जोर से पुकारा, रोहन, जरा सुनो। रोहन लैपटॉप से सिर उठाकर बोला, क्या हुआ? अब ये फोटो देखो, ये पिताजी के हैं न? उसने स्क्रीन उसकी ओर की। रोहन ने एक नज़र देखी। हाँ, शायद पिताजी ही हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है? मुझे क्या पता? प्रिया के स्वर में चिढ़ थी। मैंने तो यही कहा था न कि मांझी के बाद उनका मन घर में नहीं लगता, इसलिए वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे। अब देखो, वहां तो मजे में है। प्रिया की आंखों में अब आश्चर्य नहीं, ईर्ष्या थी। मजे में? देखो, उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। टीवी चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग फूल चढ़ा रहे हैं। लिखा है, संस्थान के फाउंडर। मतलब उनका आश्रम अब कोई एनजीओ बन चुका है। रोहन सिर खुजाते हुए बोला, हो सकता है किसी ने उनकी मदद कर दी हो। मदद? प्रिया ने बात काटी, या ये खुद पैसे कमा रहे हैं? आखिर इतने बड़े खेत, इतना काम कैसे चल रहा है? ये तो बस खेती के कुछ रुपयों में जीते थे, अब ये सब कैसे? वह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगी। संस्था का पेज खोलकर फोटो देखी, हरे भरे खेत, सब्जियां, हंसते बुजुर्ग और कैप्शन, मोहन भाई शर्मा के नेतृत्व में नई राह संस्था आत्मनिर्भर बुजुर्गों के लिए मिसाल बन चुकी है। प्रिया के चेहरे पर अजीब मुस्कान फैल गई। वह मन में बुदबुदाई, तो अब पिताजी लीडर बन गए हैं, और शायद अमीर भी। उसने तुरंत सारे वीडियो सेव कर लिए। आंखों में अब पुरानी चिढ़ नहीं, लालच की चमक थी। रोहन, उसने धीरे कहा, मुझे लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि पिताजी सच में क्या कर रहे हैं। रोहन हैरानी से बोला, अब क्या फायदा? प्रिया हंसी, फायदा ही तो देखने जाना है। रोहन, आखिर हमारे पिताजी अब चैनल बैनर पर आने लगे हैं, तो हम भी उनकी फैमिली हैं, हम भी न्यूज में आएंगे। रोहन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन प्रिया की मुस्कान किसी तूफान का इशारा कर रही थी। अगले दिन दोपहर का समय था। नई राह संस्था का प्रांगण हरितिमा से भरा था। बुजुर्ग हंसते गाते अपने काम में व्यस्त थे। कोई खेत में पानी दे रहा था, तो कोई रंगीन धागों से हस्तकला कर रही थी। दूर से प्रिया और रोहन अपनी कार से उतरे। शहर के कपड़े, धूप के चश्मे, थोड़ी घबराहट और शर्म के साथ गेट पर लिखा था, यहाँ हर बुजुर्ग अपनी मर्जी से जीता है, किसी की दया पर नहीं। प्रिया ने पढ़ा और होंठ सिकोड़ लिए। कितनी दिखावे की बातें लिख रखी हैं। वह बुदबुदाई। अंदर पहुँचते ही बुजुर्गों ने उन्हें देख लिया। कुछ ने आपस में कानाफूसी की, अरे, ये वही बेटा बहू है ना, जिनसे बापूजी को इतना दुख मिला था? एक बुजुर्ग हंसकर बोला, अब समझ आएगा कि कर्म क्या होते हैं। प्रिया शर्माकर रोहन का हाथ पकड़ा, चल, सीधे पिताजी के पास चलते हैं। वे ऑफिस में पहुंचे। मोहन भाई अपनी मेज पर कागजात देख रहे थे। चेहरे पर वही गरिमा, वही सादगी, लेकिन अब आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। दरवाजे पर आवाज हुई, पिताजी।
मोहन भाई ने नजर उठाई, दोनों को देखकर एक पल को आश्चर्य हुआ, फिर वो पल भर में गायब हो गया। ओह, तुम लोग, क्या हुआ इतनी जल्दी? बेटे ने घर से बेघर कर दिया कि वृद्धाश्रम आ गए? स्वर शांत था, लेकिन उसमें ठंडक थी, मानो दिल के दरवाजे पर ताला लग गया हो। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं, हम आपके हालचाल पूछने आए थे, आप कैसे हैं? रोहन ने धीरे कहा। मोहन भाई मुस्कुराए। तुम्हारे भेजे आश्रम में अच्छा हूँ बेटा, कम से कम यहाँ कोई नहीं कहता कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। प्रिया ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। अरे नहीं पिताजी, वो तो आपकी भलाई के लिए ही किया था कि आपको आराम मिले। देखिए, आप अब कितने अच्छे हो गए हैं, वरना घर में आप ऐसा कुछ। मोहन भाई ने बीच में बात काट दी। आराम? वो आराम मुझे तब चाहिए था जब मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करता था, तब किसी ने नहीं कहा। पिताजी, बैठ जाए, थक गए होंगे। आज जब तुमने मेरा घर बेच दिया, तब पूछने आए हो कि मैं कैसे हूँ? कमरे में सन्नाटा छा गया, बाहर पक्षियों की आवाज भी मानो ठहर गई। प्रिया ने आंखें झुका लीं। पिताजी, हमने गलती की, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वापस हमारे साथ चलें। मोहन भाई ने गहरी सांस ली, कुर्सी से उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। उनका स्वर अब जोरदार और दृढ़ था। वापस जहां मेरा सम्मान नहीं, वहां मेरा कोई काम नहीं। मैं यहाँ किसी की दया पर नहीं, अपनी मेहनत पर जी रहा हूँ। यहाँ मुझे पिताजी नहीं, मोहन भाई शर्मा कहकर पुकारा जाता है, और मुझे अब यही नाम प्यारा है। फिर उनकी नजर प्रिया पर पड़ी। तेरे को याद है प्रिया, तूने कहा था कि कोई मेरी सेवा नहीं कर सकता। देख, भगवान ने मुझे ऐसा परिवार दे दिया जहां सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी से नहीं, अपने मन से। वे दरवाजा खोलते हुए बोले, अब तुम लोग जा सकते हो, यहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। ये जगह उन लोगों की है जो दिल से इंसान हैं, न कि सिर्फ रिश्तों से। प्रिया और रोहन पत्थर की तरह खड़े रह गए। मोहन भाई बाहर निकल गए और पीछे से दरवाजा धीरे बंद कर दिया। दोनों की आंखें झुक गईं, चेहरों पर शर्म और दिल में पछतावे की ठंडक थी। बाहर दीवार पर लिखा था, बुजुर्ग वो नहीं जो उम्र से थक गए, बुजुर्ग वो हैं जो रिश्तों की गर्मी भूल गए। प्रिया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मोहन भाई दूर खेतों में बुजुर्गों के साथ हंसते हंसते काम कर रहे थे। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर इस तरह पड़ रही थी मानो कोई नया जीवन चमक रहा हो। बाहर सूरज ढलने लगा था। नई राह संस्था के फाटक से प्रिया और रोहन बाहर निकले, चेहरों पर गुस्सा, शर्म और अपमान, मानो किसी ने उनकी दुनिया का नकाब उतार दिया हो। कार के पास पहुंचते ही प्रिया मुंह फुलाकर बोली, देखा इस बूढ़े को, इतनी हिम्मत हमारे साथ इस तरह बात करने की। हम ही ने इसे सिर पर चढ़ाया था, तभी आज हमें बेइज्जत कर रहा है। सबके सामने वह दांत पीसकर बोली, मैंने कहा था न कि इसे ओल्ड एज होम में छोड़ दो, वहीं रहता अपने जैसे लोगों के साथ। अब देखो, वहीं बैठकर राजा बन गया है। रोहन चुपचाप खड़ा था, चेहरे पर लाचारी। प्रिया की आवाज उसके कानों में छुरी की तरह चुभ रही थी। तू बोलता क्यों नहीं रोहन? तेरे बाप ने तुझे और मुझे पूरे शहर के सामने अपमानित कर दिया, कहा कि हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। अब इसे दिखाना पड़ेगा कि असली ताकत किसके पास है। तब रोहन की धैर्य की डोर टूट गई। उसने झटके से पीछे मुड़ा, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। बस कर प्रिया, वह चीखा। पल में उसकी हथेली उठी और जोर की चपत के साथ प्रिया के गाल पर गिरी। पूरा परिसर शांत हो गया। पास खड़े 2-3 बुजुर्गों ने सब देख लिया। कहीं से एक बुजुर्ग की आवाज आए, कर्म लौटते हैं बेटा, देर लगती है लेकिन जरूर आते हैं। प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, आंखों में पानी था लेकिन बोल नहीं पा रही थी। रोहन का चेहरा कांप रहा था, आंखें लाल, गला भारी। वह टूटे स्वर में बोला, आज पिताजी ने नहीं, मेरे कर्मों ने मुझे बेइज्जत किया है। जिस पिताजी ने पूरी जिंदगी हमारा पालन पोषण किया,
हमने उन्हें पराया बना दिया और तूने मेरे मन में अपनों के खिलाफ जहर भरा। अब देख, ये बूढ़ा नहीं, हम खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाल चुके हैं। प्रिया रोते रोते बोली। मैंने तो वही किया जो सब करते हैं। रोहन ने गहरी सांस ली। सब नहीं करते प्रिया। अच्छे बेटे अपने बाप का नाम भी रोशन करते हैं। वह कार की चाबी सड़क पर फेंक दी और धीरे धीरे पैदल संस्था के गेट की ओर चल पड़ा। प्रिया पीछे से चीखी, रोहन, तू कहाँ जा रहा है? वह बिना पीछे मुड़े बोला, वहाँ जहाँ असली इंसानियत अभी बची है। सूरज डूब चुका था, लेकिन मोहन भाई के बनाए उस आश्रम में अब एक नया सूर्योदय हो चुका था। पैसे, घर, सुख सुविधाएं सब फिर मिल सकते हैं, लेकिन एक बार इज्जत और विश्वास टूट जाए तो उसे वापस लाना असंभव होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए।